नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपने सजेस्ट किया था, हिमोरेजिक सिस्ट को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। व्हाट इज हिमोरेजिक सिस्ट? एनी टाइप ऑफ सिस्ट, ग्रंथि, कोई भी ग्रंथि यानी गांठ, रसोलिया, वट एवर वी कैन से दैट, इट मे बी अ फाइब्रॉइड। देखिए, सिस्ट ग्रंथि आयुर्वेद में ग्रंथि रोग का अलग अलग प्रकार से विधान किया है। तो सिस्ट ग्रंथि, इसका मुख्य कारण होता है पित्त का प्रकोप। वैसे तो तीनों दोषों की दृष्टि है, बट टिपिकली कोई भी ग्रंथि अगर हम लोग विचार करना चाहते हैं तो वहां पर कफ दृष्टि जरूर होती है। बिकॉज कोई भी गांठ जब बनती है ना, तो उसमें कुछ लसिका, फ्लूइड, मांस, क्लेद, दुष्ट, जो भी द्रव पदार्थ होते हैं पृथ्वी और जल महाभूत से बने, वो सारा वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और इसीलिए वॉट एवर एनी टाइप ऑफ अर्बुद होगी, ग्रंथि होगी, वहां पर कहीं ना कहीं उसका समावेश हम लोगों को इस फ्लूइड में यानी कि जल महाभूत से यानी कि कफदोष से करना ही होगा। आयुर्वेद में इसको रक्तज ग्रंथि हम लोग कह सकते हैं, या आप इसको अर्बुद मानिएगा। अर्बुद और ग्रंथि में भी थोड़ा सा फर्क होता ही है। अभी आज जो हम लोगों को हिमोरेजिक सिस्ट के बारे में बात करनी है, हिमोरेजिक सिस्ट एग्जैक्टली क्या है। हिमोरेजिक सिस्ट की अगर बात करेंगे तो देखिए, हिमोरेजिक सिस्ट यानी इट इज लाइक एक सैक डेवलप हो जाता है, एंड इस सैक में एक प्रकार से द्रव पदार्थ होता है, इसमें रक्त जम जाता है। इसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी कह सकते हैं। सो चॉकलेट सिस्ट तो यानी क्या है कि ये भी एक प्रकार से सिस्ट ही है, जो उसमें एक ओल्ड ब्लड जमा हो जाता है। एंड सो ये मे बी दे मे बी अटैच टू ओवरीज और ट्यूब को, और कहीं पर भी गर्भाशय में ये टाइप के सिस्ट हो सकते हैं। सो सिस्ट यानी फ्लूइड फील्ड सैक। तो फ्लूइड फील्ड सैक ये यहाँ पे ओवरीज में कहीं पर भी, या लाइक ट्यूब में भी कहीं पर भी ये जमा हो जा सकता है। तो ये जो हेमोरेजिक टाइप का सिस्ट है ओवरीज का, उसको जैसे रक्तज ग्रंथि हमने तो नाम दे दिया है। और ये यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। जब ये जो ब्लड है, फ्लूइड है, इस सिस्ट अगर बर्स्ट होती है, तो ये जो ब्लड है और मिक्सड फ्लूइड है, ये जाकर कहीं हमारे एरियाज में, अर्थोस्ट्रोटस में ब्रेक डाउन होने के कारण वो वहां पे फैल जाता है, लोअर बेली में या पेल्विस में फैल जाता है। कई बार उससे कुछ शिकायत नहीं होती है, बट देखिए, ये फ्लूइड है और ये पुराना रक्त है, जो इसका कारण कहीं ना कहीं अवरोध जन्य है। जैसे कि एक पुराना साइकिल का अगर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे, तो पुराना जो साइकिल है उसका कहीं ना कहीं ओलिगोमेनोरिया होगा, या साफ मतलब जो साइकिल है वो ठीक से नहीं होता होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा खून जाकर वहां पे जम जाता है, और जाकर यहाँ पे कोई ना कोई ये इस प्रकार की ग्रंथि या सिस्ट बन जाती है। तो ये ग्रंथि अगर ब्रेक डाउन होती है तो वहां पर बेलीज में, पेल्विक में वो फैल जाती है, और जिसके कारण एब्डोमिनल पेन होता है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, कई बार फीवर भी आ सकता है, और कई बार कुछ लक्षण होते भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक कारण हम लोगों ने देखा कि हिमोरेजिक सिस्ट इस टाइप से बनती है। इसको कई बार चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चॉकलेट के जैसे इसका कलर होता है, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट नाम हमने दे दिया है। एक्चुअली दे आर नॉन कैंसरस, और इसमें कोई ऐसे समस्या नहीं है, और बहुत ज्यादा रिस्क वाली भी बात नहीं होती है। हाँ, बट अगर आप फर्टाइल एज में हैं और ऐसे आपके ओवरीज में या ट्यूब में कई गांठ बन गए, तो गांठ अगर बन जाती है तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो वहां पे सर्कुलेशन होना चाहिए, जो कंसेप्शन के लिए जो पैसेज चाहिए, वहां पे अवरोध आ जाएगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसको हमें निकालना है, इसको हमें रिमूव करना है। वैसे देखा जाए तो एलोपैथी में तो इसके लिए सर्जरी ही बोली जाती है। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉज में मुख्य रूप से कॉज है एंडोमेट्रोमायोमा या एंडोमेट्रियोसिस, जिसके कारण एंडोमेट्रियोसिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कि एक हम पित्त का प्रकोप मान सकते हैं, कोई भी इंफेक्शन मान सकते हैं। तो इसमें सूजन होती है, एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक और हार्ड बनता है, उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। हेवी ब्लीडिंग हो रही तो पित्त का प्रकोप हो गया। अभी यही एंडोमेट्रियोसिस इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिस्ट, तो ये पित्तज प्रकोप था, जो आके जाकर वहां पे कफ का भी प्रकोप हो गया है। यानी पित्त वात दोष दुष्ट होकर फिर कफ को भी दूषित कर देते हैं। इसमें पित्त के
साथ रक्त की विकृति है, रक्त की विकृति है इसीलिए ब्लड जो जम गया है, ब्लड जब जम जाता है, खून अगर आपने बहुत लंबे समय तक जमा कर रख दिया तो उसका कलर बदल जाता है, इट बिकम्स डार्क रेड कलर। एंड यहाँ पर भी ये जो सिस्ट बनती है जो चॉकलेट के नाम से जानी जाती है, तो चॉकलेट सिस्ट यानी रक्त ग्रंथि ही है, बस वो जम जाने के कारण एक उसका कलर जो है वो चॉकलेट के जैसे हो जाता है। तो चॉकलेट सिस्ट के या कोई भी सिस्ट के जो कारण आमतौर पर आयुर्वेद में तो विरुद्ध आहार विहार, पित्त का प्रकोप, वात का प्रकोप, या बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट फूड खाना, या जैसे कि बहुत ज्यादा लाइक मिठाइयाँ, ऐसे पद सेवन, चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन करना, ऐसे सारे कारण माने गए हैं। पर थोड़ा अगर एलोपैथिक के साइड से विचार करेंगे कि इसके कारण क्या है, तो एक तो है एंडोमेट्रियोसिस है, कई बार ये जेनेटिकल भी फैमिली हिस्ट्री होती है एंडोमेट्रियोसिस की, जिसके साथ आगे फिर इस प्रकार की सिस्ट डेवलप हो जाती है। कई बार कुछ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इसका कारण देखा जाता है, इम्यून डिसऑर्डर्स भी ये हो सकता है, कई अपघात के कारण भी इस प्रकार का ट्रॉमा के कारण भी ये सिस्ट डेवलप होती है। इसमें मुख्य लक्षण क्या होते हैं? इसमें मुख्य लक्षण है जैसे यहाँ पे सूजन है, पित्त का प्रकोप है, जो ओवरीज या ट्यूब है, लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, बिकम इन्फ्लाम्ड ड्यू टू दैट, पीरियड जो होता है वो पेनफुल होता है, पीरियड पेनफुल होता है थाई रीजन में, यानी ओवरऑल लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, और लाइक पेन ड्यूरिंग डिस्पर्मिया होगा, मूत्र त्याग के समय भी पेन हो सकता है, पेनफुल आपके बाउल के मूवमेंट्स हो सकते हैं, ओवरऑल लोअर यानी अधो शरीर पे कटी की जो सारी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं के दौरान पेन होगा। और कई बार हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, जैसे पित्त का प्रकोप हमने देखा, सूजन है, पित्त का प्रकोप है, पित्त बढ़ गया है और पित्त के साथ ही रक्त की दृष्टि हुई है, तो निश्चित रूप से रक्तस्राव अधिक होगा, और मतलब प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आती ही है 100%। और कई बार ऐसे होता है कि पीरियड के बीच में भी एब्डोमिन पेन रहता है, तो पेशेंट बिकम पैनिक कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो आई थिंक फर्स्ट लाइक इसके ट्रीटमेंट को अगर हमें करना है तो हमें यहाँ पर विचार करना है कि एक तो शमन चिकित्सा करनी है या शोधन चिकित्सा करनी है। शमन करना है तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि तीनों दोषों का शमन हो जाए, क्योंकि तीनों दोषों का कैसे, एक तो ये वात का स्थान है, वातजनित स्थान है, इसमें पित्त का प्रकोप हुआ है, पित्त के प्रकोप के कारण रक्त की दृष्टि हुई है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा है। बट यहाँ पे अवरोध जो है वो कफ का है, कफ के अवरोध को के कारण मांस की भी दृष्टि हुई है, मेद की भी दृष्टि हुई है, वसा लसिका की दृष्टि हुई है, फ्लूइड जम गया है। तो ओवरऑल आपको ये तीनों दोषों के ऊपर इस प्रकार से विवेचन करना है। एंड अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें इसमें विचार करनी होगी तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी इसमें रस वह स्रोतस यानी रस धातु का पाचन करेंगे, और फिर आपको मांस का पाचन करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं गांठ बन गई है तो मांस की दृष्टि है, इसीलिए मांस पेचक पाचक का प्रयोग करें। पहले रस पाचक देंगे हम लोग 7 दिन 10 दिन के लिए, या फिर आप जैसे कि शुंठी का, विपत्ति का चूर्ण का, बट इसमें मेरे विचार से तिक्त रस का प्रयोग करिएगा। तिक्त रस का प्रयोग करने से कफ और पित्त दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे इसमें काढ़े चिरायत है, पटोल है, मुस्ता है, इसका काढ़ा भी दिया जा सकता है, ये रस पाचन भी करेगा। फिर आगे आपको मांस पाचन करना है, गुरुची दीजिएगा इसमें, और गुरुची का काढ़ा, पटोल, मुस्ता, नींब ये मिलाकर भी दिया जा सकता है, जो रस का और लाइक रक्त का भी पाचन कराने के लिए हम लोगों को तिक्त रस बहुत सुंदर काम करता है। तो पटोल, किरात तिक्त, गुरुची, ये सारे, और मुस्ता ये भी रक्त के ऊपर भी काम करेंगे। रस रक्त और मांस धातु का आपको थोड़ा दीपन पाचन हो जाने दो, ये इसके साथ अग्नि भी करेक्ट होगा, धातु की अग्नि करेक्ट होगी तो रस रक्त अच्छे बनने लग जाएंगे। फिर आगे हमें विचार करना है कि हम लोग इसमें शोधन और शमन चिकित्सा कैसे करें। पित्त प्रकोप है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, पेन है, रक्त जम गया है, तो इस रक्त को, जमे हुए रक्त को निकालने के लिए विरेचन बेस्ट रहेगा। इसमें विरेचन का विचार करें। अगर आप क्लासिकल विरेचन स्नेहपान के साथ करते हैं तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगी आपको तिक्त घृत, महातिक्त घृत, और पित्त का शमन हो और रक्त का जो अधिक ब्लीडिंग हो रही है वो भी शमन हो जाए, तो अब दारिम घृत भी बेस्ट काम करेगा, इवन दो पंचगव्य घृत तो अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार के घृत का स्नेहपान कराकर आपको तिवृत्त लेह या अर्घ्वदादि कषा, अभयारिष्ट, इसके साथ विरेचन कर दीजिएगा। विरेचन के साथ ही पेशेंट का 50% स्नेहपान कराकर, विरेचन के साथ ही पेशेंट का 50% पेन कम हो जाएगा।
ठीक है। फिर आगे हम लोगों को इसमें मेरे विचार से मैंने जितने सारे केसेस देखे उसमें तो कांचनार गुगुल यूज किया ही जाता है, बट मैं आपको और कुछ नुस्खे भी बताऊंगी। इसमें जो पेन है, एब्डोमेन पेन है, उसके लिए आपको थोड़ी लाइक अभ्यंग अभ्यंग हल्का सा ही करें, बहुत जोर से नहीं क्योंकि पेशेंट को तकलीफ होगी, बट अभ्यंग यानी हल्के से आपको तेल लगाना है। आप हल्के से तेल लगाइएगा। इसमें नारियल तेल बेस्ट रहेगा। नारियल तेल क्यों, या चंदन बला, जो कि चंदन और बला है और लाक्षा है, तो पित्त का शमन एवं एक मसल को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इसमें स्वेदन भी करना है आपको, एब्डोमेन थाइस के ऊपर हल्के से सिकाई करे और लाइक हॉट फोमेंटेशन करे। आप कपड़े के साथ कर सकते हैं गर्म पानी में, या आप आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, वो थोड़ा हॉट फोमेंटेशन करेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि पित्त का प्रकोप है, रक्त दुष्टि है, बट हॉट फोमेंटेशन से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको ये स्ट्रॉन्ग यानी बहुत उष्णता का प्रयोग नहीं करना है, हल्के से आप इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक अगर आपको देना है तो मेरे विचार से अशोक एंड कंचना का जो मतलब उसके जो छाल है, उस छाल के काढ़ा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अशोक के ओवरऑल यूट्राइन पूरे एरिया पे काम करेगा, एंड कंचनार उसके गुणों के साथ जो सिस्ट या गांठ बनी है उसके लिए अच्छा माना गया, तो कंचनार का आपको इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कंचनार गुग्गुल मैंने डायरेक्ट बताया नहीं, थोड़ा पहले हम लोग ये सारा कर ले, छाल या चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अगर आपको स्नेहपान कराना है तो इसमें जैसे मैंने ये सारे घृत बताए, इसके साथ कांचनार का भी उपयोग कर सकते हैं। कांचनार घृत या अशोक घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। अशोक ओवरऑल सभी के लिए अच्छा है, पित्त कषाय गुण के साथ वो पित्त का भी शमन करेगा, रक्त स्तंभन के लिए भी काम करेगा। और या फिर कांचनार का घृत का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ और मैं कुछ बताऊंगी इसमें फॉर्मुलेशंस में। अतसी का काढ़ा, अतसी, गुरुची एंड मुस्ता, तीनों का काढ़ा बहुत सुंदर काम करता है। बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो गुरुची ये पाचन का भी काम करती है। गुरुची ये धातु के अभ्यंतर स्रोतों के ऊपर भी काम करेगी। गुरुची इम्यूनिटी को भी ये करा देगी, एनहांस करा देगी। एंड गुरुची कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि को भी कम करती है। और अतसी बहुत सुंदर तरीके से आर्तव स्रोतस के लिए काम करती है, और अधिक रक्तस्राव में अतसी का अच्छा रोल माना गया है। तो इसके साथ भी आप चल सकते हैं। और बाद में फिर जैसे वरुणादि कषाय है, कंचनार गुड़ हम थोड़ा लेट यूज करेंगे उसका, पहले इन सभी का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा जो इसमें है काफी अच्छा इसका काम होता है, पत्रांगासो भी को सुंदर तरीके से काम करता है। जो पेन है या ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो इसमें भी आपको पत्रांगासो का भी अच्छा रोल मिलेगा। यानी पत्रांगासो भी हम लोग ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ तो एक आपको त्रिफला चूर्ण या सूक्ष्म त्रिफला, वो हल्का हल्का विरेचन करता रहेगा। त्रिफला तीनों दोषों के ऊपर काम करता है, इसीलिए त्रिफला भी आप यूज कर सकते हैं। फिर शतपुष्पा भी यूज करनी है, क्योंकि ओवरऑल जैसे आर्तव स्रोतस के लिए शतपुष्पा का अच्छा रोल माना गया है, तो शतपुष्पा चूर्ण के रूप में आप घृत के साथ जस्ट एक 4 ग्राम की मात्रा में आपको ये देना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में खाना खाने के पहले दीजिएगा आप इसको। दूसरे एक कुछ केस में मैंने इसका दिया था उपयोग, गोरख मंडी का जो काढ़ा आता है वो दिया था, 150 ml काढ़ा दिया था, 2 टाइम दिया था, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। और ये भी खाना खाने के पहले ही इसका उपयोग करवाया था, तो काफी अच्छी तरीके से रिजल्ट आए थे। तो एक और है इसमें पुनर्नवा, गोक्षूर और मुंह में अम्लकी, इन तीनों का भी आप काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। वो भी काफी तरीके से राहत देता है, पेन कम कराने के लिए भी काफी अच्छे से ये मदद करता है। तो यहाँ पर आपको विरेचन चिकित्सा और लाइक रक्त की दुष्टि को कम करना है, आप सारीवादी बटी भी यूज कर सकते हैं। गुरुची प्लेन टैबलेट भी यूज किया जा सकता है, काफी अच्छा उसका ये मिल जाता है। तो मुझे लगता है हल्के हल्के से पेशेंट का रिपीटेडली हर 1 महीने में हल्का हल्का विरेचन करते जाए। पहले तो क्लासिकल आप विरेचन के बारे में सोचिएगा, और लाइक स्नेहपान कराकर फिर नेक्स्ट साइकिल में आप केवल अभिपतिकर चूर्ण से या लाइक एरन तेल से भी अनुलोमन करवा सकते हैं। तो जैसे जैसे विरेचन होता रहेगा वैसे वैसे रक्त के ऊपर और पित्त के ऊपर काम होता रहेगा, और अच्छा ये मतलब इसमें रिजल्ट आता है। इसमें एक और आप ये भी कर सकते हैं कि चंदन है, धातकी पुष्प है और वरुण है, इन तीनों का काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम 15 ml की मात्रा में दीजिएगा।
वो चंदन और वरुण, ये धातकी, ये स्तंभन, पित्त कषाय यानी पित्त का स्तंभन, रक्त की दुष्टि, रक्त का स्तंभन, ये काम इसमें कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे विचार से इसमें अनुलोमन बेस्ट रहेगा। कोई भी टाइप की ये ग्रंथि हो तो, या आप इसको जो भी माने, बट ओवरऑल जो रक्त की पित्त की दुष्टि है, सूजन है, इसमें आपको पित्त, थोड़े उष्ण द्रव्यों का थोड़ा लेखन करना है, कटु द्रव्यों का, शोफग्न द्रव्यों का प्रयोग करके, मतलब मिक्स टाइप की आपकी चिकित्सा होगी। क्योंकि इसमें देखा देखा जैसे आपने कि तीनों दोष और काफी सारे धातु इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट करानी है और संप्राप्ति का भंग कराना है, विघटन कराना है। इसके साथ ही लाइक रक्त ग्रंथि के समान ही इसको ट्रीट करना है। जैसे पित्त के संप्राप्ति है इसमें, तो पित्त का शमन, रक्त का शमन, वात के लिए भी काम करे, कफ का भी अवरोध जन्य है तो कफ का अवरोध भी आपको निकाल देना है। तो ओवरऑल मेरे विचार से अभी तक के जो केसेस मैंने देखे हैं, इन सभी में इसी टाइप का उपयोग अच्छा माना गया है। और दूसरा भी मैं कुछ इसमें ऐड ऑन करूंगी। आप गुडुचि का एंड हरिद्रा का, गुडुचि, हरिद्रा एंड मुस्ता, इन तीनों का भी कंबाइन करके चूर्ण या काढ़ा, काढ़ा ज्यादा बेटर रहेगा, इन तीनों का भी आप समान मात्रा में लेकर काढ़ा अगर देते हैं 15 ml की मात्रा में, तो मतलब अच्छे से सिम्टम्स में कमी आ जाती है। थोड़ा सा पित्त का प्रकोप आपको अगर ज्यादा लगा, पेशेंट पित्त प्रकृति भी की है और बहुत ही ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे आप विचार करें, थोड़ा मुक्ता या प्रवाह जैसे भस्मों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि पित्त का शमन करा देंगे। बट विरेचन आप देते हैं पहले महीने में तो काफी रिलीवेंट ये हो जाएगा, मतलब काफी अच्छे से पेशेंट के सिम्टम्स यहाँ पर रिलीव हो जाएंगे। पेशेंट को पित्त का शमन ओवरऑल कराने के लिए आप घृतपान भी करवा सकते हैं। इसमें मैं सजेस्ट करूंगी आपको, जैसे तो स्नेहपान के लिए ये सारे तो घृत है, बट इसके साथ साथ अगर सिंपली आप गाय का भी घृत दे देते हैं पान के लिए, दाढ़ी घृत दे देते हैं, या फिर जैसे गोघृत पान दे देते हैं, तो भी बेस्ट रहता है। ज्येष्ठ मधु या यष्टि मधु घृत का भी प्रयोग होता है। यष्टि मधु घृत थोड़ा रोपण भी करेगा, एंड यष्टु मधु ये लाइक थोड़ा मधुर है तो लेखन भी करेगा, और बाकी दोषों के लिए भी अच्छा माना गया है। तो यष्टि मधु घृत भी पान के रूप में आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें शोधन यानी विरेचन करवाइएगा। मुझे नहीं लगता इसमें बस्ती का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, हाँ, बट जैसे कि एक इसके लेवल पर विचार करेंगे तो चंदन बला की या बला तेल की या बला अश्वगंधा तेल की, जो एक पेशेंट में बाद में रसायन हम लोग प्लान करते हैं, या पेशेंट का जो बल कम होता है या पित्त का शमन कराने के लिए देना है, तो आप इसमें वासाघृत भी एड ऑन कर सकते हैं। वासाघृत का पान करवाइएगा। फिर मात्रा बस्ती में इस प्रकार से मात्रा बस्ती दी जा सकती है। मेंसेस के आने के पहले अगर आपको चंदन बला की बस्ती देते हैं तो पेशेंट का पेन भी नहीं होगा, और उसको जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती थी मेंसेस होते के दौरान, तो वो भी कम होने में मदद मिल जाएगी। तो मेरे विचार से यही सारे द्रव्य इस हिमोरेजिक टाइप के सिस्टम में काफी अच्छे से काम करते हैं। अशोकारिष्ट और कन्या लोह दिवटी करके भी एक आती, बाद में आप पुनर्नवा मंडूर और धात्री लोह जैसे प्रकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार जैसे कि ये पित्त का सारा लक्षण होता है ना, उसके बाद पेशेंट को काफी खालीपन या थकान सी महसूस होती है, और जो हीमोग्लोबिन वगैरह भी काउंट कम हो जाता है। तो इसमें आप फिर कन्या लोहादिवटी, पुनर्नवा मंडूर, धात्री लोह या ताम्र भस्म, वैसे कल्पों, ताप्यादि लोह, ऐसे कल्पों का भी विचार कर सकते हैं आगे के लिए। दाढ़ी मावले का विचार कर सकते हैं। दाढ़ी मावले और कंटिन्यू भी खाने को दीजिएगा, पेशेंट का पित्त शमन होता रहेगा, पेशेंट को एनर्जाइज लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसमें विचार किया जा सकता है। बताइए सभी लोग। मैम धातकी का कौन पार्ट लेंगे? धातकी पुष्प सर। जी मैम। यस, अच्छा, धातकी का अच्छा रोल रहता है इस कंडीशन में। मैम आपने चंदन धातकी और तीसरी एक चीज और बताई थी, उस संबंध और शमन के लिए काढ़ा आपने बोला था अभी लास्ट वरुण में। बताया था, चंदन धातकी और वरुण होगा, वरुण वरुण। अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, चंदन धातकी वरुण, या फिर लाइक गुड़ूची है, इसमें आप हरिद्रा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हरिद्रा ओवरऑल एंटीबायोटिक के रूप में भी होगा ना काम, तो वो हरिद्रा भी आप डाल सकते हैं।
सेकाई करे, गर्म पानी लेकर गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर भी आप सेकाई वगैरह भी कर सकते हैं, उसकी भी सेकाई करते, क्योंकि सेंधा नमक से थोड़ा विलेन हो जाएगा दोषों का ना, हल्के से। मैम सूजन किस दोष से पित्त, होती है? देखिए सर, पित्त के कारण सूजन है, कफ के कारण वहां पे जम गया है, जम गया है, लाइक गांठ बन गई है, काट और बन ये गई, वात का एरिया है, ये वात का बात एरिया है। तो बात आप विरेचन दे देते हैं तो अल्टीमेटली वात और पित्त के साथ काम होगा, है ना, विरेचन के साथ। विरेचन में पित्त का भी ये हो जाता है, और वैसे अनुलोमन कहीं ना कहीं वात दोष के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। हाँ जी। फिर हम लोग जो कफग्न या जो मैंने द्रव्य सारे बताए, लाइक अलसी है या ये सारे बाकी के जो द्रव्य है, वो वहां की जो कफज संप्राप्ति है, जो जम गया है, इस जमा यानी लेखन करने के लिए बाकी के द्रव्य काम करेंगे, तिक्तक कषाय गुण वाले जो है। मैम गुड़ीची मुस्ता के साथ आपने कौन सा बताया था? गुरुची, मुस्ता एंड पटोल होगा, पटोल किरातती। नहीं, कोई ये कैसे ना, अत्सी आपने कुछ बोला था कुछ यस, ऐसा? अतस्ती, गुरुची, मुस्ता, हरिद्रा बोला था, गुड़ूची हरिद्रा हाँ वो आप कंबाइन। मैंने और एक जैसे रसब और मांस पाचन के लिए ये भी बताया था ना, पटोल, खीरात, तिक्त, मुस्ता, उसमें गुरुची भी डाल दीजिएगा। तो गुरुची सभी सभी में डाल सकते हैं आप, गुरुची का अच्छा ही रोल है इसमें, काफी अच्छा रोल है। मैम पोटल का पोटल पत्र लेंगे? हाँ पटोल पत्र सर, पटोल पत्र रस रक्त का पाचन बहुत सुंदर तरीके से करता है। मैम ये जो पटोल पत्र है, कोई कड़वा पटोल कुछ अलग होता है जो हम लोग पटोल सर खाते हैं? कड़वा ही होता है पटोल, एक्चुअली कटु ही, मतलब कड़ू ही है, इसीलिए तो उसको यूज करना है। नहीं मैम, जो हम लोग परवल की सब्जी खाते हैं वो नहीं कि जंगली पटोल पत्र, ऐसा कुछ जंगली परवल होता होगा, ऐसा कुछ ये अलग होता है, वही वाला परवल होता है जो हम लोग खाते हैं सब्जी सब्जी? सर वही वही है मेरे विचार से, तो वही जो सब्जी खाते वही पटोल पड़वा ही वही बोलते हैं। नहीं मतलब इसकी भी कोई वैरायटी होती है? मुझे किसी ने बोला सर हो सकती है सर, हो कड़वा सकती है। परवल होता है कुछ, एक जंगली होता है वो थोड़ा सा, वो किसी ने बोला था तो मैंने सोचा हो कि सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कटु पड़वा बोलते हैं ना, वो बोल रहे हैं। हाँ कोई कड़वा परवल ऐसा बोला जाता है, वो किसी ने मुझे अच्छा, बोला जंगली परवल होता है, उसके पत्ते होते हैं, हम लोग जो खाते हैं वो परवल नहीं है। मैम मेरा मेरा जो लग रहा है, कड़वा अभी तो कड़वा। जितना सब्जी है उसको तो हाइब्रिड किया है। नहीं, हाइब्रिड देसी भी आता है, लेकिन ये जो किसी ने मुझे बताया था कि वो कड़वा परवल होता है एक, हाइब्रिड अच्छा देसी भी आता है, देसी परवल भी आता है। सर परवल का टेस्ट ठीक है, कड़वा ही है। कड़वा ही है, वो तो कड़वा ही है, हाँ बिल्कुल वो है। कड़वा ही है। अच्छा सर, इसमें शिवा गुटिका भी दी जा सकती है, परवल का तो ठीक है। मैम और शिवा गुटिका कैसे वर्क करती है? सर शिवा गुटिका ना, लाइक एक प्रकार से ये कराकर काम करेगी, वो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, गांठ के ऊपर काम करेगी, वो गांठ के ऊपर काम करेगी, यानी कफज संप्राप्ति के ऊपर काम करेगी शिवा गुटिका। तक्रक के साथ देना इसका अनुपान। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए मैम, बोलिए, नमस्कार। मैम वो एक कुमारी आप बता रहे थे, कुमारी गुट्टिका? नहीं, कन्या लोहादिवटी एक है, कन्या लोहादिवटी। कन्या लोहादिवटी, यस 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 यस, हाँ फाइन, थैंक यू मैम। इसकी Yes. डोजेज क्या रहती है वैसे मैम? 2 बीड़ी दीजिएगा, कन्या लोहादिवटी। कन्या लोहादिवटी मैम, इसमें क्या आयरन के लिए है या कुछ और भी रोल है? मैम लाइक इसमें ना ये भी है, भस्म है, कासिस है, और ये है क्या बोलेंगे, गुलकंद भी है। तो कासिस भस्म ना आयरन का सोर्स करके है, एंड रक्त के ऊपर भी काम करेगा ये, एंड सो दैट, एंड गुलकंद पेसिफाई करेगा पित्त दोष को, इसीलिए ये कन्या लोहादिवटी है। सिद्ध सार संग्रह, तंत्र सार संग्रह का ये है मैम। ये हिमोरेजिक सिस्ट मैम कई बार अपने आप भी रिजॉल्व हो जाती हैं। यस, हो जाती है मैम, बिल्कुल हो जाती है, बट अगर वही, अगर सिम्टम्स नहीं तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम्स है तो आपको ये करना है। कई बार डिजोल्व, वैसे तो कई बार फाइब्रॉइड भी अपने आप से भी डिजोल्व हो जाते हैं ना, कई सारे नहीं मैम, मैं फाइब्रॉइड ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे पास अभी एक इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आए हैं मैम। अच्छा, एंड वैसे कोई हिस्ट्री नहीं है, बट शी इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी है मैम, नियरली 2 साल हुआ मैरिज को, और अभी जब यूएसजी हुआ है तो उसमें हिमोरेजिक सच और कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अच्छा तो अच्छा, उसमें पहले हेमोरेजिक सिस्ट को वेट किया जाए या दीपन पाचन और नॉर्मल जैसे मेडिसिन चला के नेक्स्ट साइकिल एक बार फिर रिपीट किया जाए यूएसजी?
नहीं, मुझे लगता है ना करे थोड़ा सा ट्रीटमेंट। क्या है एज, क्या है, और वो लाइक एज फर्टिलिटी। मैम यही होगी मैम 27-28 के करीब मैम। हिमोरेजिक सिस्ट देखिए, हिमोरेजिक सिस्ट ना पित्त प्रधान एज में ज्यादा होती है, लाइक अराउंड 20 से लेकर 35 के एज के महिला। यस मैम वही एज है मैम, इनफर्टिलिटी है अभी 2 ईयर मैम। तो मेरे विचार से ना अगर इनफर्टिलिटी है तो आप इसको रूल आउट करके मतलब ट्रीट करिएगा, और बाद में ही पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद रसायन देकर ही उनको कंसीव कराने का सजेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके मैम ठीक है। देखिए हिमोरेजिक सिस्ट, बट उसके मेंसेस का पैटर्न क्या है वो जरा बताइए। मेंसेस पैटर्न यही है मैम, 27 to 28 डेज में है साइकिल, और 3 to 4 डेज नॉर्मल जैसे होता है। अच्छा, तो सिम्टम्स कुछ नहीं है ज्यादा खास इसमें? नहीं मैम कुछ सिम्टम्स नहीं है, बस हाँ इनफर्टिलिटी है मैम। अच्छा, तो मैम वही मैंने बताया ना कि कई बार हिमोरेजिक सिस्ट ये सिम्टमलेस होती है, मतलब विदाउट सिम्टम भी होती है, एंड दे Yes, मे ma'am. रिजॉल्व, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्दर लाइफस्टाइल एंड द कॉज। क्या मे बी था? मैम, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मैम, अभी जॉब लगी है मैम 1 year बैक ही। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसको पहले एंडोमेट्रियोसिस यानी पित्त प्रकोप था क्या कुछ? नहीं मैम कुछ भी नहीं था मैम, उससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं ना मैम, तो शी हैज नेवर गॉन फॉर यूएसजी और एनीथिंग। ओके ओके, नॉर्मल साइकिल था मैम, नॉर्मली जैसे आता है काम वैसे ही करिए आ मैम, जाता इसको था। ना थोड़ा आप ना ये कराकर रसपाचन कराकर विरेचन दे दीजिएगा, ठीक एंड है मैम। विरेचन के बाद अगर प्रीफर करती है तो एक 7 डेज का मात्रावस्थी दे देते हैं तो लेखन भी हो जाएगा थोड़ा, लाइक शतपुष्प या धन्वंतर को ऐसे। ठीक है मैम। मात्रावस्थी मैम पुष्पा से 30 ml। लेखन भी हो जाता है क्या? हाँ सर, होता है 30 ml बहुत है ना मैम मात्रावस्थी में? 80 ml तक हम लोग एक्सीड कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ 30, देन जैसे जैसे आप 40। डेली वर्धमान मात्रा में भी दे सकती है, आप डायरेक्ट 50-60 ml भी दे, एज पर योर कन्वीनियंस, एक्सपीरियंस एंड नीड ऑफ द पेशेंट। ओके मैम, विद शतपुष्प ऑयल मैम? या यू कैन शतपुष्प दीजिए, चंदन बला दीजिए, चंदन बला ही दीजिए, बेटर रहेगा, पित्त का शमन अच्छा हो जाएगा, यंग एज की है ना महिला तो। जी 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 ओके मैम, ओके थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और एंड आई होप कल का सत्र अच्छा रहा होगा। मैंने एक अलग थोड़ा जैसे मैडम को बोला एक विषय अच्छा, कंसेप्शन, नॉर्मल कंसेप्शन के भी कितने सारे एंगल्स होते देखिए। हाँ मैम बहुत अच्छा था, कभी या ऐसे सोचा नहीं कि ना बोलते रिपोर्ट रीडिंग करके बोलते ना एक एक स्टेप वो जो नहीं नहीं नहीं, बहुत है मैम, और इसमें ना इतना एक्चुअली गायनेकोलॉजी इज वेरी मच सिंपल, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है और पर मैम बहुत ये कठिन भी हमको है। आता ही नहीं ना रिपोर्ट्स का कि वो उसका 4 लेयर्स है, 3 लेयर देखो उधर ब्लड सप्लाई। ये फर्स्ट टाइम मतलब किसी ने बोलता ना इतना डिटेल अच्छे बताया था, ऐसे लगता है कामिनी मैम को सुनते रहे और उनका लेक्चर बार बार होते रहे थे, दिमाग इतना ये हो गया था मैम। एक्सपीरियंस वर्क गुड, बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा लगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि इतने से पहले 45 मिनट पर उन्होंने इतना जो मतलब जो मालूम नहीं था वो बताया, जो अलग हाँ, कुछ। यस, वही वही वही, इसीलिए Yes. मैंने सोचा कि चलो कंसेप्शन को देखिए, मैं अभी एक एक अभी आगे भी जैसे मैं सिर्फ हम लोग ऊपर ही रिपोर्ट रीड करते हैं और इतना मालूम नहीं ना मैम डिटेल की एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव हम लोग काफी। गायनेकोलॉजी जब पढ़ते हैं ना तब हमको कुछ ज्यादा समझता ही नहीं है, बस हम लोग वही साइकिल समझ हाँ लेते हैं और थियोरेटिकल समझ लेते बस। पर मैम बस। मैंने कभी कोई गुरु ऐसे मिले ही नहीं ना आयुर्वेदिक में एटलीस्ट इतना बताने वाला, बोलते हैं ना, इसलिए कुछ एक्चुअली ये मैं नहीं बताऊं था। तो मैं आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी ज्यादा कॉलेजों में जब हम पढ़ते तो पढ़ाई नहीं जाती वैसे उतने तरीके से, ना बस नहीं प्रैक्टिकली मैम कोई होता है। बताते नहीं है इतना तो डिटेल में। गायनेकोलॉजी सीखने के लिए कैसे वो टाइम ड्यूरेशन भी कम पड़ जाता है। जब हम हाँ निकलते हैं टिपिकली कुछ प्रैक्टिस करना चाहते तो जाकर कहीं वो धीरे धीरे, और हाँ मतलब गायनिक आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले वैसे कम है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। हाँ नहीं मैम, अभी मैंने कल से वो केस पूछी तो उन्होंने पहले ही डायग्नोस किया कि उसको एडिनोमाइसिस है क्या, मैंने बोला हाँ वही है रिपोर्ट में, तो उन्होंने मतलब इतना उनका एक्सपीरियंस ये था कि तुम बस्ती ही दे दो, पीछू से नहीं इतना ये होगा, ठीक है, Yeah. पर अभी पेशेंट रेडी, अभी देखा मैं उसको फोर्स करूंगी करो करो और देखिए ना केवल कंसेप्शन बट ओव्यूलेशन के भी साथ ऐसे ही है, ओव्यूलेशन के ऊपर भी हम लोग एक बार सिर्फ ओव्यूलेशन, हाँ मैम। वैसे तो मैंने और वो पढ़ाया है बार बार, हाँ बट फिर भी और एक वो बार हमेशा मैम कंफ्यूज होता है वो ओव्यूलेशन उधर क्या फॉलिकल ग्रोथ वो सब प्रोलिफरेशन, उसमें जो दोष रहते हैं ना मैम, वात यहाँ आता है फिर पित्त यहाँ, हाँ वो हमेशा मेरे को कंफ्यूज होता है।
और जो मैम ने जो इम्प्लांटेशन विंडो पीरियड बताया ना, वो तो माइंड ब्लोइंग था कि उस वक्त भी Yeah. कितना काम करना पड़ेगा। यस, एक्चुअली इसीलिए मैं गर्भ संस्कार भी जब पढ़ाती हूँ ना, तो ये बहुत बहुत ही मतलब छोटी छोटी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट सी हो जाती कि ये समय जो गर्भाधान संस्कार, फिर वो खान पान सारा बताया है उसमें, वो कितना इम्पोर्टेंट है। और आप सिंपली देखिए ना, जो गांव के लोग, मतलब गांव में जो कल्चर होता है वहां पे सिंपल खाना एंड बहुत ज्यादा तान तनाव, ना मोबाइल ना टीवी ना सब, नथिंग, और शांति होती है, नींद अच्छी है, खुली हवा है, तो कितना अच्छे से एक सुंदर तरीके से कंसेप्शन के लिए फेवरेबल वातावरण होगा वहां पे ना। बिल्कुल, वो तो है मैम, वो है। और हम लोग इतने सारे, क्या बोलेंगे उसमें, सारे भीड़ भाड़ में मतलब वो तो है। और दिल्ली और मैं मुंबई में तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। आरती जी साइंस बोलिए मैम, डॉक्टर आरती, आपने सजेस्ट किया था टॉपिक, सो इज इट ओके और यू वांट समथिंग एल्स? अंजू बोलिए। मैम मुझे पूछना था, जो कल हमारा सेशन लिया मैम ने, उनमें जो वो बता रहे थे कि वो आर्टरीज का, जैसे एंडोमेट्रियल की लेयर्स में ब्लड सप्लाई, वो हमें कैसे मैम पता चलेगा कि हाँ उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई ठीक है या नहीं? कोई यूएसजी की कोई सी रिपोर्ट से में आता है, वो कैसे पता चलता है हमें वो? मैम उन्होंने बोला ना, कलर डॉपलर ऑफ यूट्राइन आर्टरीज करना पड़ता है। कलर डॉपलर, कलर डॉपलर। अच्छा, वो कलर हाँ, डॉपलर यूएसजी वाला है ना, हाँ, वो वो करना पड़ता वो जिसका भी हमने है ना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना, उसको हम ये वाला सजेस्ट करेंगे है। हाँ, पहले मतलब वो। हाँ, सजेशन अगर एक एक स्टेप पे फेल हो रहा है, मतलब यूपीटी पॉल फिर भी बार बार बोल रहे हैं स्पॉटिंग, तो फिर ये करना पड़ेगा, उसकी आर्टरीज जा रही है क्या ब्लड सप्लाई का, कलर डॉपलर। मेरे विचार से ना, इसमें हमारा केस टेकिंग, प्रकृति, अग्नि, कोष्ठ, धातुसार परीक्षण, ये सब आप करते हैं ना, तो आपको ये स्टेजेस, मतलब यू कैन फील, यू कैन ऑब्जर्व, एंड दोनों को, पति पत्नी को सामने बिठाकर। नहीं मैम, ये जो केस था कलर डॉपलर, ये मेरे भाभी के केस में किया था गायनेक ने, बोलते हैं ना यूट्राइन आर्टरीज का कलर डॉपलर, तब मैंने ये रिपोर्ट रीड की थी कि वो सप्लाई दे रहा है कि नहीं बराबर नहीं है। दे रहा। हाँ, ओके, इतना तो एक्चुअली डीप में मैं मुझे तो पता नहीं था इतना ज्यादा कैसे डीप में मुझे ना। भी कहाँ पता था, मेरी कल हाँ, और मैम जो वो बोल रहे थे कि हाँ ओवम की क्वालिटी, वो हमें कैसे पता चलेगी कि हाँ उसकी क्वालिटी, उसके मतलब साइज से या कैसे? साइज से पता चलेगी, उसके ओवरऑल धातुसार परीक्षण से पता चलेगी, उसके मेंस्ट्रुअल पैटर्न से भी पता चलेगा। फॉलिकुलर स्टडी भी करना पड़ेगा ना हाँ, और मैम, फॉलिकुलर बोली स्टडी में वैसे पता चल जाता है ना, हम कि लोग जब ग्रोथ हो रहा है कि कराते नहीं। हैं, खुद से कराते हैं ना, तो वो एक फील ओके आता ही है ओके। क्वालिटी के ऊपर से। मेरी ना मैम एक पेशेंट है, उसको जैसे ना 17th डे पे उसको फॉलिकल बनना शुरू हुआ। एक्चुअली उसका ना पीरियड्स वगैरह सभी नॉर्मल है। मैंने उससे पूछा ना कि शायद उसका पीरियड्स लॉन्ग ड्यूरेशन वाला साइकिल का लॉन्ग ड्यूरेशन का हो, बट नहीं, वो दैट इज 28-30 डेज, बट उसकी ओवुलेशन वो 17th डे पे हुई। अभी 25th डे पे आज उसने जो करवाया ना ओवुलेशन स्टडी, उसमें 22 mm का जैसे ओवम आया है। मैंने एक्चुअली इतना डिलेड वाला मैंने पहली बार देखा ये केस ऐसा। अच्छा, कितने दिन बाद हो गए फिर? मैम अभी उसको 25th डे है, जैसे 25th डे पे उसका 22 mm हो गया ओवम का साइज। अरे, क्या एज क्या है? एज तो मैम 28 होगी, 28 है उसकी। मैं ये इसलिए कंफ्यूज हूँ कि उसका साइकिल तो नॉर्मल था 28 डेज का, बट अच्छा, इट मींस अभी कैसे तो मतलब क्या उस चीज कुछ को। ओरियन इनसफिशियंसी कुछ ऐसे लगता है क्या? जी मैम। ओरियन इनसफिशियंसी, या लाइक प्रॉपर एक साइज ठीक नहीं होना, ऐसे कुछ कारण इसमें हो सकते हैं। इतना प्रोलॉन्ग्ड एक्चुअली हुआ है ना, तो इनसफिशियंसी ही होगी, ओरियन मैम इनसफिशियंसी। इसका मतलब क्या हो गया, एनोवुलेटरी साइकिल मतलब क्या है ये? एनोलेटरी उसमें तो मैम साइकिल ओवम मतलब बना ही नहीं ओवुलेशन है। होता ही नहीं है ना, ओवुलेशन हाँ, होता ही नहीं है उसमें ना। तो ओवुलेशन नहीं होएगा मतलब ही बस नहीं। साइकिल आएगा ना, पीरियड आता है, पर ओवुलेशन होता नहीं, ऐसे है ना? जी नहीं मैम। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये हाँ नहीं वैसे आप, ही है बराबर, साइकिल आएगा पर ओवुलेशन होता नहीं ना आगे, ऐसे ना? मैम जैसे मेरे ख्याल से जैसे पीसीओडी में होता है, वो ओवम जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे उसमें एग रप्चर नहीं हो रहा ओवम में। वो मतलब कंडीशन होगी क्या ये? यस यस, वो कंडीशन होगी कि वहां पे ना जो प्रॉपर ये होना चाहिए ना, वो होता ही नहीं है। ओके ओके ओके। ओवुलेशन के साथ जो बीच रप्चर होना चाहिए ना, वो। हाँ,
होता नहीं। ये जो मैम अभी मैंने आपको बताई ना, ये मेरी किसी एग रिलेटिव रिलीज होता ही है। नहीं है अच्छे से, एग रिलीज होता ही नहीं ओवरी से। क्या मैम, मुझे लग रहा है कि ना एनोलिटी साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है पर उसमें ना ओवरीज डज नॉट अकर, मतलब एग नहीं होता है फॉर्मेशन। एग रिलीज नहीं होता है, एग रिलीज नहीं होता है कभी, लाइक एक्सेसिव पीरियड होता है, कभी पीरियड नहीं होता है। इसमें अलग अलग ये हो सकते हैं, लाइट ब्लीडिंग होती है। तो ये इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इसीलिए ओव्यूलेशन को बूस्ट करना है जब हम लोग इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराते हैं, जी मैम। जिसमें लाइक ना अलग अलग ये होता है, पीरियड इरेगुलर भी होता है, रेगुलर भी हो सकता है, मतलब 2-3 प्रकार होते हैं। फिर इसमें अंडे की क्वालिटी भी, एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, एग रप्चर नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके एक्चुअली कारण हाँ, ये एक्चुअली राइट नहीं है ना ये, मतलब उसका जो इतना डिलेड जैसे बन रहा है हाँ, एग तो इस बन रहा है ना। यस राइट नहीं, तो हम लोगों को यहाँ पे ना मतलब पूरे ही इसके ऊपर आर्तव चक्र के ऊपर काम करवाना पड़ेगा, यानी प्रॉपर एक साइज को भी बढ़ाना है, प्रॉपर ओव्यूलेशन को भी इंड्यूस कराने के लिए, यानी कई पित्त का क्षय हुआ है क्या वो भी देखना पड़ेगा। तो ओव्यूलेशन ठीक से होगा, ओव्यूलेशन होगा तो ही फर्टिलिटी होगी ना। जी मैम जी। अभी मैं लूंगी उसका। एक्चुअली ये मेरे रिलेटिव की है किसी की रिपोर्ट, तो मुझे पूछ रहे थे वो ऐसे। अभी मैं देखती हूँ कि आगे उनका क्या जैसे कर रहा है वो, कहीं पे कहीं और से ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट, तो फिर देखते हैं इसकी क्या फाइंडिंग्स आ रही है आगे। इसमें हार्मोन्स के चढ़ उताव के कारण ही होता है। जी मैम। ओरी रिलीज नहीं कर पाती एक प्रॉपरली, ये मैम इसमें कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्लिनिकल जो टेस्ट कौन से होंगे हार्मोन्स वगैरह के लिए? सर इसमें ओरियन स्टडीज ही करना, ओरियन स्टडीज ही करवानी पड़ेगी, फॉलिकुलर स्टडीज करवानी पड़ेगी। मेरे विचार से ये पित्त के क्षय जनित सही लक्षण है इसमें। नहीं मैम, हार्मोन्स पे इसमें आ जाएंगे क्या जो आपने हाँ बता रहे आएगा, हैं? यस हार्मोन्स के ऊपर भी आपको विचार करना पड़ेगा। ये हार्मोनल ऐसे, मतलब हार्मोन्स ही मतलब क्या मैम, अंबु रहता ना श्रुतु क्षेत्र अंबु, उसी में आएगा ना हार्मोन, जल महाभूत। यस यस। आई थिंक और इस इसमें केस आपको में एफएसएच लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी देखना पड़ेगा, एफएसएच भी देखना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच। अगर ये आपके लेवल्स ब्लड में आप चेक करते हैं तो उसके साथ भी आपका जो ओव्यूलेशन है उसका पता चलेगा आपको। हेलो। मतलब ये ब्लड टेस्ट करानी पड़ेगी आपको। मैम सीबीसी? नहीं, ये दूसरी वाली होगी सर, इसके लिए दूसरे वाले होंगे इसके। हेलो। यस हाँ जी, नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका हेमोरेजिक के बारे में। एक्चुअली अच्छा मेरे पास अभी 3 पेशेंट्स हैं, तीनों को ये प्रॉब्लम है और 15 ईयर से प्रॉब्लम है, किसी को 15 से, किसी को 10 ईयर से, और ओके। बहुत ज्यादा पेनफुल है उसमें हम्म हेमोरेजिक हम्म सिस्ट। हम्म ठीक है, तो पेनफुल है अभी तो मैम आप फोमेंटेशन बहुत अच्छा काम करेगा आपके केस में, एंड त्रिफला भी काम करेगा, हल्का अनुलोमन दे देते ना तो पेन कम हो जाए। जी मैम, मैंने उनको पथ्य आदि क्वाथ पर डे के बेसिस पे दिया है, जैसे 12 स्पून 4-4 चम्मच दिन में 3 बार दिया, तो उसमें है काफी रिलीफ, बट मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, पर आज आपने बहुत अच्छा, अच्छा क्लियर विरेचन दे किया। दीजिएगा मैम, विरेचन से काफी 50% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैम उनमें से जो एक पेशेंट है उनका हाँ बहुत जल्दी एज में मैरिज हो गया था, और अभी वो 36 ईयर्स के हैं और उनके 4 हाँ बच्चे हैं आगे, बट उनको 15 ईयर्स से ये प्रॉब्लम है, और 15 ईयर्स से पहले ही उन्होंने, मतलब उनके 4 बच्चे हो चुके थे तब, 15 ईयर्स पहले, मतलब 20, मतलब काफी यंग एज में उनका मैरिज हो गया था, और उनको लास्ट बच्चे के बाद ये शुरू हुआ था, और उन्होंने अपना यूट्रस और एक ओवरी रिमूव कराया हुआ था, तो उसके अच्छा बाद उनको लूज मोशन लग गया था, और मतलब इतना ज्यादा संग्रहणी इतनी ज्यादा हो गई, तो मतलब प्रॉपर हो नहीं पाता था एब्जॉर्ब।
इसलिए विरेचन नहीं मैंने पहला ऑप्शन सोचा, मैंने रक्तमोक्षण मैम उनका किया था, तो रक्त उससे मोक्षण भी करा उनको सकते हैं मैम, यस एग्जैक्टली, रक्त दुष्टि है मैम रक्त मोशन आपने कहाँ पे करवाया था? मतलब वंडरफुल रिजल्ट मिला उससे। आती मैम, सर रक्त मोशन उनकी आपने कहाँ एज पे तो करवाया छोटी था? थी, हाँ जी एज छोटी थी, कोई वेन मिल नहीं रही थी, मैं एक्चुअली लेग से कराना प्रेफर करती हूँ, बट मैंने फिर क्यूबाइटल फोसा से ही कराया था उनका। हाँ, सिंपल वेन पंक्चर भी करा सकते हैं। मतलब मेरे को कुछ और नहीं समझ आया तो सिंपल स्काल्प सेट से मैंने क्यूबाइटल फोसा से उनका बस ब्लीडिंग करा दिया, 60-70 ml का निकला, और जो ब्लड था वो बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक, और इतना क्लॉट्स था ब्लड में कि वो क्लीन ही नहीं हो रहा था, वॉश बेसिन में भी नहीं जा रहा था, मतलब इतना ज्यादा, मतलब वो था, बहुत ज्यादा सॉलिड था ब्लड। अच्छा, ठीक है। मैम एक केस के बारे में भी पूछना था, एक मेरे हाँ, पेशेंट बोलिए। है, वो 7 years हो गए उनको मैरिज को, तो अभी मैं उनका लास्ट 6 मंथ से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, उनको पहले एडिनोमाइसिस भी था और एडहीजन्स थी और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे। अभी फाइब्रॉइड्स मैम एक साइड पे क्लियर है, एडहीजन्स बिल्कुल क्लियर है, अभी फाइब्रॉइड 4 सेंटीमीटर का दोबारा हुआ है उनको, दिसंबर में नहीं था बट अभी जनवरी की रिपोर्ट में दोबारा है। तो क्या अच्छा, अगर 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, बाकी सारी सिचुएशन नॉर्मल है, तो क्या वो कंसीव कर सकते हैं? नहीं मैम, थोड़ा ना इसमें आप शोधन करवाइएगा ना, फाइब्रॉइड थोड़ा तो भी कम होना चाहिए साइज। विरेचन, बस्ती, प्लैंपरी, इसमें ना पूरा योग बस्ती दीजिएगा, निरूह अनुवसन वाला, फिर पहले विरेचन फिर बस्ती, शोधन करके ही मेरे विचार से काम। दो बार उनका मैम मैंने शोधन कर दिया योग वस्ती से, 2 बार में से एज उनका क्या पूरा है? हो गया। एज क्या है? एज मैम 36 ईयर्स है उनका। अरे एज थोड़ी बढ़, मतलब थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी हाँ सी जी, ज्यादा। तो जैसे तो एक ओवरी बिल्कुल क्लियर है, तो मतलब चांसेस है या बिल्कुल चांसेस ही नहीं है? नहीं, चांसेस तो हम लोग ये मतलब हो सकते हैं, होते हैं चांसेस तो, बट फिर भी थोड़ा और मुझे लगता है ना कहीं एक और शोधन या रसायन कुछ करके करेंगे तो बेहतर रहेगा। कई बार क्या होता है, फिर फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी हो गई तो फिर अच्छे ग्रोथ नहीं हो पाएगी फिर आगे। मैम एक 8 डेज का किया था योग बस्ती, एक मैंने काल बस्ती किया था 16 डेज का, तो हम्म उतना सफिशिएंट नहीं है क्या, और करना विरेचन दिया पड़ेगा? था क्या? विरेचन दिया था? नहीं मैम विरेचन अभी नहीं दिया देखिए, मैंने। अभी सीजन भी आया है, वसंत ऋतु आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा वमन भी करिए ना, कफ के ऊपर भी काम हो जाएगा, कफ पित्त दोनों के ऊपर काम हो जाएगा, वमन करा देते हैं तो। अर्बुद के केसेस में वमन से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते, मतलब पूरी वमन के लिए शुद्धि हो तो जाएगी। हाँ, वमन के लिए तो नहीं, प्रैक्टिकली पेशेंट बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे कन्विंस करना, अच्छा विरेचन के लिए अच्छा। फिर भी मान जाते हैं। नहीं, आप वमन में कैसे ये भी कर सकते हैं ना, सिंपल जैसे गर्म पानी यानी अकंठ पान कराकर सेंधा नमक और पानी अकंठ पिला दीजिएगा, और जो भी जितना भी निकल आए कफ दोष उतना निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। जी अब फिर मैम, विरेचन करवा दीजिएगा, एक बार जी जी विरेचन कर देते हैं। जी विरेचन तो मैं करा दूंगी, विरेचन में कोई हाँ, इशू नहीं। तिक्त घृत का दीजिए मैम, तिक्त घृत का थैंक स्नेहपान यू। कराकर, या फिर कांचनार घृत का स्नेहपान करवाएगा, अर्बुद में कांचनार घृत का स्नेहपान अच्छा रहता अकेला है। कचनार डालो उसमें या कुछ और भी? नहीं, कांचनार घृत मिल जाता है ना। नहीं, कुछ और भी डालना है या सिर्फ काचनार का सिर्फ करना है कृत? नहीं, कांचनार का ही करिएगा, या फिर अशोक डाल सकते हैं, कांचनार और अशोक दोनों डाल सकते हैं इसमें, या फिर वरुण भी, ठीक है मैम। तीनों भी काम अच्छे करेंगे, वरुण भी अच्छा काम करता है ना अर्बुद के ऊपर। तो इनका घृतपान कराकर आप विरेचन दे दीजिएगा। और पहला बच्चा है उनको या फिर प्राइमी है? मैम कोई बच्चा नहीं है, जब से मैरिज हुई 30 इयर्स में ही अच्छा, उनकी, एक बार भी 28 प्रेगनेंसी या हुई है? 29 में मैरिज हुई प्रेगनेंसी थी। भी नहीं हुई एक बार? नहीं मैम, एक बार ठीक भी है मैम, तो प्रेगनेंसी नहीं आप हुई ना पहले इस तो। महीने में क्या करिएगा ना, ये जितना मैं बता रही हूँ ना, इतना विरेचन स्नेहपान कराकर दे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट महीने में हम थोड़ा गर्भाशय का पोषण करा देते हैं उनको, चंद्र प्रभावती और आरोग्यवर्धिनी और ये थोड़ा लोह वगैरह दे देते हैं, और फिर फर्टिलिटी के लिए और दवा दे देते हैं। देखते, एक चांस लेके देखते, क्योंकि 36 एज है तो आई थिंक वी हैव टू, मतलब थोड़ी ये करनी चाहिए, हरी करनी चाहिए, थैंक यू सो मच। है ना। मैम मेरा वो केस था जो अभी मैंने आपको फोटो हाँ भेजी थी बोलिए, ग्रुप वो में। क्या हो गया, उसमें क्या डाला है आपने, वो क्या है एक्चुअली? मैम एक्चुअली में मेरे एक मित्र हैं, उनको हम्म थोड़ा सा लघु विरेचन लिया था उन्होंने रात हम्म में। हम्म तो उसमें उन्होंने महातिक घृत 2-3 चम्मच लिया था। उसके हम्म बाद उन्होंने जो है अश्वगंध की रस की 2 टैबलेट ली थी, और उसके उनका विरेचन अगले दिन जो है
करीब 12 वेग आए थे। सर अभी तो हाँ ठीक है ना, मैं समझ गई, ये ना कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब मुखपात के जैसे हो गया ना, रेडनेस। नहीं, रेड नहीं, उनका क्या हुआ था, उन्होंने उस दिन लंघन किया, परसों की बात है, तो कल लंघन करा उन्होंने, लेकिन रात तक क्या हुआ, उनकी जो जीभ है उस पे सफेद परत जम गई, सफेद परत जम गई थी और काफी सफेद हो गई थी। और अभी जो सुबह थी, सुबह भी काफी सफेद थी। अब उन्होंने खाना वाना खाना शुरू करा आज, तो फिर वो थोड़ी सी वाइटनेस उसमें कम हो गई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है तो वो वाइटनेस कैसे हुई, क्योंकि अचानक से वाइट हुआ था, सर, वो ये हुआ था। मुझे क्या लगता है ना कि उनका जो आम है, आम के कारण वाइटनेस है, साम जीवा कहते हैं इसको आयुर्वेद में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये साम जीवा है, नथिंग बट नथिंग, कुछ नहीं है ये। ओके ओके। हाँ आम बन गया है, ओके। आम बन गए, मैम बस इसे कुछ नहीं। मतलब मैंने पित्त को निकालने के लिए करा है, उनका एक्चुअली में सिर में भी पित्त है, फेस पे भी, अपर बॉडी हीट बहुत ज्यादा थी। ये सब साम तो पित्त का ही लक्षण है कहीं ना कहीं। ये तो ओके ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है ना इसमें, तो मतलब आप ओके सिंपल कुछ ये भी पिला देते तो हो जाएगा, लाइक थोड़ा पिपली, थोड़ा उष्ण, मतलब ये गुण वाला जो आम का पाचन करे, या शुंठी का भी आप मेरे पास शुंठी कई सारे हैं, मतलब हिंगवाष्टक भी हाँ, है, नहीं अजमोदादी भी शुंठी है। दे दीजिएगा ना, शुंठी का शुंठी शुद्ध जल दे दीजिएगा, ओके 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 हो जाएगा वो, कम हो ठीक जाएगा, ओके। मैम कोई एक चीज चिंता और की बात। पूछनी थी, इसमें जैसे उनकी पूरी अपर बॉडी में हीट काफी ज्यादा है, जैसे सिर में भी है, फेस पे भी है काफी ज्यादा हीट। तो अभी मैंने सिर के लिए उन्हें ब्राह्मी का अनुपान के साथ दिया था, ताकि सिर का थोड़ा उनका सही रहे। ये अश्कंचकी से लघु विरेचन जैसे टाइप का होता है, तो ये क्या 15 डेज के बाद मैं रिपीट कर सकता हूँ क्या? नेक्स्ट महीने में, और 15 डेज के, 1 महीने में करिएगा। 1 महीने के बाद? ओके हाँ ठीक है, यस। थैंक यू मैम। ओके, सो आई होप आरती जी आपने समझ लिया है कि मुझे लगता है इस केस में एक विरेचन देकर प्रयास करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड के साथ यूट्रस की कैपेसिटी जो है कंसीव करने की, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। आप नॉर्मल सोचिए ना, किसी ऑर्गन को अगर कोई बाधा आती है, कुछ वहां पे जम जाता है, तो उस ऑर्गन के फंक्शनिंग के ऊपर काम फर्क पड़ेगा ही ना, तो वैसे भी है। तो हम लोग थोड़ा प्रयास और करें कि जो जो अर्बुद है उसकी साइज कम करेंगे तो थोड़ी गर्भाशय की क्षमता बढ़ जाए, है ना। ठीक है, एंड चलो फिर, और जैसे आपने आज विषय निकाला तो कल हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। अनोवुलेटरी साइकिल, अनोवुलेटरी साइकिल यानी कि मेंसेस कई केसेस में आ जाते हैं बट ओवुलेशन नहीं हो पाता है, दैट मीन्स कि ओवरी जो है रिलीज नहीं कर पाती एग की, और जैसे मैंने इसको बताया, दिस इज द इनसफिशियंसी ऑफ ओवरीज, ओवरीज में सफिशियंसी नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो इसको बाहर निकाल दे, एग को बाहर निकाल। तो ओवरी की क्षमता को बढ़ाना है, हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, कल फिर मिलते हैं, चर्चा करते हैं। ओके चलो।